स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम सार्थक अंकों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को फिर से जो है आगे डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो पहले आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए तो लगना ही पड़ेगा। यदि और बच्चों स्टूडेंट की तरह आप भी यदि रील बनाने में, मोबाइल को खाली देखने में, रील्स को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी उन्हीं बच्चों के ग्रुप में शामिल हैं जो कि अपना टाइम रात दिन बर्बाद करते हैं। यदि आपको पढ़ाई करनी है, उनसे अलग रहना है, कुछ बन करके दिखाना है तो आपको तो पढ़ाई में टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और कोई भी वीडियो जब तक सीरियसली आप पूरा नहीं देखते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक केवल मात्र देख लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको वो वीडियो एक से ज़्यादा बार भी देखना पड़े। यही तो अच्छा है कि आप उस चीज़ को समझने के लिए कई बार देख सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं। और यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी गणना के पश्चात परिणाम जो प्राप्त होता है उसमें सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे होता है। तो हमने दो या दो से अधिक मापों के योग के बारे में बात की थी, या योग और अंतर की बात करें तो दोनों के लिए एक ही नियम है। वो क्या नियम है कि जोड़ते अथवा घटाते समय मापों में जो सार्थक अंक रखे जाएंगे वो दशमलव के आधार पर रखे जाएंगे। मतलब जिस माप में सबसे कम दशमलव होंगे, यदि जो है सबसे कम दशमलव आपने देख लिए, वो तो देख के ही पता लग जाएगा, तो बस उतने ही दशमलव अंक आपको परिणाम में रखने हैं। मतलब जोड़ने या घटाने के पश्चात दशमलव के अंक आपको उतने ही रखने हैं जितने की माप में मौजूद कम से कम दशमलव अंक हैं। ये तो हुआ जोड़ घटाने का नियम। भाग का नियम अलग है। भाग या गुणा का नियम एक ही है। वो है कि जब हम दो मापों की गुणा या भाग करते हैं तो जो है गुणनफल या भागफल में सार्थक अंक उतने ही रखे जाते हैं जितने की माप में मौजूद कम से कम सार्थक अंक, यानी दो मापों की हम गुणा कर रहे हैं और उसमें एक माप है जिसमें कि 2 सार्थक अंक हैं और दूसरी माप है उसमें मान लिया 5 सार्थक अंक हैं। तो गुणा के पश्चात दो जो हमें परिणाम मिलेगा उसमें केवल 2 सार्थक अंक हम रखेंगे। उसी तरह से भाग में ही भाग के पश्चात जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसमें भी हम सार्थक अंक कितने रखेंगे, माप में मौजूद सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप के अनुसार। उसके आगे कई बार क्या होता है कि हमें शुद्ध संख्याओं से माप को गुणा करना पड़ता है। शुद्ध संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको माप से प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के लिए यदि मान लिया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, 3.12 मीटर स्क्वायर, है ना, या 3.5 मीटर पर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो अब जो है हमसे कहा जाए इसी तरह के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। ये किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है और हमें पता करना हो कि 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा।
ऐसे ही 5 पृष्ठ हैं, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक पृष्ठ का इतना है, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3.5 गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो हमें उत्तर मिलेगा 5 पंजे 25, 2 और 5 तिया 15, 2 17, इतने मीटर स्क्वायर हुआ। अब हमें यहां पर क्या करना है कि हमने गुणा किया 5 से, तो देखा जाए तो 5 जो है, 5 में कितने सार्थक अंक हैं? असीमित हैं, क्योंकि ये शुद्ध संख्या है। 5 कोई हमें माप से तो प्राप्त हुई नहीं है, तो इसके सार्थक अंक वैसे तो असीमित होते हैं। नियम के अनुसार यदि देखें तो इसमें 1 अंक हुआ और ये 2 अंक सार्थक हैं, तो नियम के अनुसार क्या हुआ कि परिणाम में हमें 1 सार्थक अंक रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि नियम है कि शुद्ध संख्या जो किसी माप द्वारा प्राप्त नहीं होती है, इसकी यथार्थता असीमित होती है। ये तो असीमित यथार्थता है, एकदम शुद्ध संख्या है, तो इस संख्या से गुणा या भाग करने पर इसके सार्थक अंकों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई इसका सार्थक अंक तो वैसे तो 1 है, इसकी यथार्थता असीमित है ना, यथार्थता असीमित है, सार्थक अंक असीमित नहीं है, यथार्थता इसकी असीमित है, तो सार्थक अंक तो 1 है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि परिणाम में भी हम 1 ही सार्थक अंक रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे? जो हमारा क्षेत्रफल आया है, जो दिया हुआ क्षेत्रफल है, उसमें जो सार्थक अंक है उसके अनुसार परिणाम में सार्थक अंक लेंगे। अर्थात यहां पर 2 सार्थक अंक हैं, तो 2 सार्थक अंक परिणाम में आ जाएंगे। इसके में देखिए यहां पर फोकस हमें यह करना है कि यदि शुद्ध संख्या से हम गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल अथवा भागफल में इस शुद्ध संख्या के सार्थक अंकों के आधार पर परिणाम नहीं लिखा जाएगा, परिणाम लिखा जाएगा माप वाली संख्याओं के आधार पर। हैं, यानी माप में जो सार्थक अंक होंगे उनके आधार पर लिखा जाएगा, न कि शुद्ध संख्या के सार्थक अंकों के आधार पर। तो शुद्ध संख्या के सार्थक अंकों पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसकी यथार्थता असीमित होती है। हमें माप के आधार पर परिणाम में सार्थक अंक रखने हैं। ये बात मेरी समझ से क्लियर हो गई होगी। यहां पर हम 2 सार्थक अंक ले सकते हैं और बाकी अंकों को छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे उसकी बात हम यहां पर आज करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें परिणाम को सार्थक अंकों में लिखना पड़ता है, तो कुछ अंक छोड़ने पड़ते हैं। तो उन छोड़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप छोड़ेंगे जिन अंकों को तो किस आधार पे छोड़ेंगे, और रखे गए अंकों में क्या हमें परिवर्तन करना पड़ेगा या परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, उस बात को हमें समझना है। और फिर उसके बाद हम गणना कर करके जो निरर्थक अंक होंगे हमारे, उनको हम छोड़ देंगे। तो यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि नोट कर रखा है, ये क्या है? गणना द्वारा प्राप्त परिणाम में निरर्थक अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन। हमें क्या करना है? इनसिग्निफिकेंट, निरर्थक अंकों को छोड़ना है, यानी राउंड संख्याओं को राउंड अप करना है, राउंड ऑफ करना है। वो कैसे करेंगे? तो यहां पर एक नोट लगाया हुआ है, किसी गणना द्वारा प्राप्त परिणाम की यथार्थता मूल मापों की यथार्थता से अधिक नहीं हो सकती, अतः गणना के परिणाम में मौजूद निरर्थक अंकों को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण से समझो ये क्या कह रहा है। जैसे कि हमने गुणा किया 2.51 को 0.5 से, तो यहां पर गुणा कर दीजिए, 5 हुआ, 5 बजे 25, 5 2 हासिल, और 5 दूनी 10, 2 12, दशमलव लगेगा 1 2 3 अंकों के बाद। ये आया हमारा गुणा का परिणाम। अब देखा जाए जो ये मापें थी जिनका मैंने गुणा किया, तो इस संख्या में 2 सार्थक अंक थे, है ना। इस संख्या में कितने, 3 सार्थक अंक है, 1 2 3 सार्थक अंक यहां पर हैं, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 ही है, केवल 1 है। तो नियम के अनुसार
गुणा करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही ली जाती है जितनी कि माप में मौजूद कम सार्थक अंकों वाली संख्या होती है। यहां पर कम सार्थक अंकों वाली संख्या यह है जिसका कि एक ही सार्थक अंक है, अर्थात परिणाम में भी एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। जबकि गुणा करने पर हमें कितने अंक यहाँ पर हम प्राप्त होते हैं, ये सार्थक अंकों के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 सार्थक अंक है। यानी मापों में जो राशियां थी उसमें कम से कम एक सार्थक अंक वाली संख्या मौजूद थी। अब ये सार्थक अंक बढ़ गए, इसका मतलब जो ये गुणा से परिणाम प्राप्त हुआ उसकी यथार्थता बढ़ गई, है ना। परिणाम और अच्छा आने लगा, यथार्थता बढ़ गई। तो नियम ये कहता है कि गणना द्वारा प्राप्त परिणाम की यथार्थता मूल मापों की यथार्थता से अधिक नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भाई जो हमने मापा है, जो राशि जिस यंत्र से मापा है उसका कुछ अल्पतमांक है, मतलब उससे और अधिक जो है शुद्ध माप नहीं ली जा सकती, कम से कम उतनी ही माप ली जा सकती है। यानी एक अंक तक, यदि मान लिया दशमलव के एक अंक तक कोई यंत्र मापता है तो हम उससे चाहें कि दशमलव के 2 या दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध माप दे, ऐसा संभव नहीं। जबकि परिणाम, गुणा का परिणाम बता रहा है कि ये संख्या जो है दशमलव के 3 अंकों तक मापी गई है, मतलब यथार्थता बढ़ गई है इसकी, तो है ना। और ऐसा संभव हो नहीं सकता कि गुणा से यथार्थता बढ़ जाए। इसलिए हमें इसके जो निरर्थक अंक हैं, जो फालतू के अंक आ गए, वो छोड़ने पड़ेंगे। और परिणाम में हमें कितने सार्थक अंक रखने पड़ेंगे? एक ही सार्थक अंक वाली संख्या लेनी पड़ेगी, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें कितने अंक छोड़ देने पड़ेंगे? देखिए 1 2 3, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने कैसे छोड़ेंगे? केवल हमें एक सार्थक अंक में ही परिणाम लिखना है। तो इन अंकों को जो छोड़ने जा रहे हैं, है ना, उसके नियम है। क्यों छोड़ रहे हैं मैंने बता दिया कि जो गणना द्वारा प्राप्त परिणाम की जो यथार्थता है वो मापित राशियों की यथार्थता से अधिक हो ही नहीं सकती। अब यहाँ यथार्थता इसकी दशमलव के 1 अंक तक है, यहाँ दशमलव के 3 अंक तक, यानी गुणा के बाद उसकी यथार्थता बढ़ गई, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें फालतू के जो निरर्थक अंक आ रहे हैं परिणाम में, उनको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के नियम देख लो। पहला नियम क्या है? छोड़ते समय हमें ध्यान रखना है, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से छोटा है, यानी जिन अंकों को हम छोड़ने जा रहे हैं उसका प्रथम अंक बाईं तरफ से, तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा है 3.4542, हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि ये जो बाद वाले हैं 2 अंक, उनको छोड़ना है। इन दशमलव के 2 अंकों तक परिणाम को लिखना है। तो छोड़े वाले अंकों का प्रथम अंक यहां पर 4 है, जो कि 5 से छोटा है। यानी जो अंक हम छोड़ रहे हैं उसका प्रथम अंक देखिए 4 है, जो कि 5 से छोटा है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो रखे हुए अंक हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि छोड़े जाने वाले अंकों का प्रथम अंक 5 से छोटा है। यानी यहां पर 4 है, 3 है, 2 है, तो क्या होगा कि रखे गए अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा 3.45। अगला देखिए, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है, जिनको हम छोड़ने जा रहे हैं उसका प्रथम अंक जो है वो 5 से बड़ा है, तो रखे गए अंकों के अंतिम अंक में एक जोड़कर लिखते हैं। जैसे 3.4586 है, दशमलव के 2 अंकों तक परिणाम हमें लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 86 को छोड़ना पड़ेगा। 86 में पहला अंक 8 है, छोड़े जाने वाले
संख्याओं का पहला अंक जो है वो 8 है, यानी को जो 5 से बड़ा है। तो रखे गए अंकों का अंतिम अंक 5 है, उसको 1 बढ़ा देंगे, 5 की जगह क्या कर देंगे 6, और इन अंकों को छोड़ देंगे। यानी छोड़ने वाले अंकों को देखिए, इनको छोड़ने जाना है। उसका प्रथम अंक को ध्यान दीजिए, यदि वो 5 से बड़ा है तो रखे गए अंकों का अंतिम अंक जो है 1 बढ़ा दीजिए। तो हमने 5 की जगह पर 6 कर दिया। ये तो हुई 5 से छोटे या 5 से बड़े अंक की बात। यदि मान लिया एग्जैक्टली 5 हो तो क्या करेंगे, उसका नियम क्या है देखिए। तीसरा है, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है या 5 के बाद 0 है, तो रखे गए अंकों का अंतिम अंक यदि सम संख्या है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि विषम है तो उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है, 1 की वृद्धि कर दी जाती है। कैसे, उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास संख्या है 4.654, चलिए यहीं तक रखते हैं, 4.65 है ना, और एक संख्या है 4.75। तो हम चाह रहे हैं कि परिणाम जो है दशमलव के 1 अंक तक रखें, तो हमें दशमलव के 1 अंक के बाद के अंक को छोड़ना पड़ेगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 5, ठीक है ना, छोड़े गए अंकों का प्रथम अंक 5 या 5 के बाद 0 है, 5 है और 5 के बाद 0 है। तो रखे गए अंकों का अंतिम अंक यदि सम संख्या है, रख रहे हैं हम ये वाले अंक, इसका अंतिम अंक 6 है और यहां पर अंतिम अंक जो है 7, यानी विषम संख्या है। तो यदि सम संख्या है तो छोड़ने में क्या होगा कि इस सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 के बाद 0 भी हो सकते हैं, है ना, या केवल 5 तक ही है, 0 नहीं है, तो भी यदि वो सम संख्या है तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि विषम संख्या है तो हम यहां पर 5 को छोड़ देंगे और यहां पर 1 की वृद्धि कर देंगे, 4.8 आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा नियम। चौथा, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है तथा इसके बाद कोई अशून्य संख्याएं हैं तो छोड़े
तो रखे गए अंकों के अंतिम अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे पास संख्या है, मान लिया 15.3523। एक संख्या है 15.4523। अब देखिए, हम चाह रहे हैं कि दशमलव के एक अंक तक परिणाम को लिखें, बाकी को छोड़ दें, तो यहां पर हमें ये अंक छोड़ने पड़ रहे हैं। तो यहां पर 5 के बाद जो है अशून्य संख्याएं हैं, शून्य नहीं है, शून्य वाला तो ये नियम था, 5 ही हो या 5 के बाद में कुछ शून्य आए। यहां पर 5 के बाद कोई भी अन्य संख्याएं आ रही हैं शून्य के अलावा, तो क्या करते हैं, इस 5 को छोड़ देंगे और उससे पहले वाली संख्या यानी जो रखी जा रही है, रखी गई अंकों के अंतिम अंक में हम रख कौन से अंक रहे हैं, ये वाले रख रहे हैं। इसका अंतिम अंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अंतिम अंक 4 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 की जगह पर 1 बढ़ा देंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे, 15.4 उत्तर आएगा। और यहाँ पर जो है देखिए, ये विषम थी तो भी बढ़ गई, और ये सम है तो भी बढ़ जाएगी, 15.5 यहाँ पर हो जाएगा। इन संख्याओं को हम छोड़ देंगे, क्योंकि 5 के बाद क्या है, अशून्य संख्याएं हैं। जिनको हम छोड़ रहे हैं उसका प्रथम अंक जो है 5 है, और 5 के बाद अशून्य संख्याएं हैं। तो इस केस में सदैव रखे गए अंकों का अंतिम अंक जो है 1 बढ़ा देंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे अंतिम अंक में। तो यहाँ पर 3 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का 5 हो जाएगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम परिणाम को राउंड अप करेंगे, या कहें निरर्थक अंकों को छोड़ेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जिसमें हम ये नियम, जो निरर्थक अंक के छोड़ने वाले नियम भी लगाएंगे, और कुछ सार्थक अंकों पर प्रश्न भी हल करेंगे। आइए देखिए, पहले तो देखिए कुछ प्रश्न हैं, हमने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं शॉर्टकट में। जैसे कि हमको पहला प्रश्न है, 2 अंक जोड़ने को कहा जा रहा है। एक है 5.27 इंटू 10⁴, प्लस करना है इसमें 71,461। कोई दशमलव नहीं लगा है इसमें, यहां पर दशमलव वाली संख्या है 5.27, और यहाँ 10 की घात 4 है, यहाँ पर कोई घात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ना है। तो केवल जोड़ना है, अभी हम सार्थक अंक की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो जोड़ने के लिए ये ऐसे नहीं जुड़ पाएगा, इसको भी 10 की घात 4 में ही लिखना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है कि यहां पर मान लिया इस संख्या में कोई दशमलव है ही नहीं, तो यहां पर अंत में मान लीजिए, और अंत वाला दशमलव कहां पर लाना है, यहां पर लाना है। कितने अंक शिफ्ट कर रहे हैं, बाईं की तरफ 1 2 3 4 अंक शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.1461 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, इसको घात, इसकी दोनों की घात हमने बराबर कर ली, तभी इसको जोड़ सकते थे, नहीं तो कैसे जोड़ पाएंगे। अब 10 की घात 4 कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा 5.27 प्लस 7.1461। अब इनको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए 5.27 और ये 7.1461। तो 1 6 7 4 11, और ये 4 हुआ 0.7512। ये परिणाम आया। वैसे तो कितना, 12.416 गुणा 10 की घात 4। जोड़ने का नियम यह है कि अंतिम परिणाम में दशमलव के उतने ही अंक रखे जाएंगे जो कि माप से प्राप्त संख्या में कम दशमलव वाली संख्या के आधार पर। तो कम दशमलव के अंक यहां पर 2 अंक हैं, जबकि देखा जाए यहां पर 4 अंक हैं। तो हमें परिणाम में केवल दशमलव के 2 अंक रखने पड़ेंगे।
अब बाकी को छोड़ देंगे, इनको छोड़ना है। तो छोड़ी गई संख्या का पहला अंक 6 है, क्योंकि 5 से बड़ा है, अर्थात रखे गए अंकों का अंतिम अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे। रखे गए अंकों का अंतिम अंक 1 है, तो इसको छोड़ने के पश्चात इसमें इस अंक में रखे गए अंकों का अंतिम अंक उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो अंतर आ जाएगा 12.42 गुणा 10 की घात 4। तो यहाँ पर सार्थक अंकों का नियम भी लग गया और जोड़ दिया गया है। तो जब कभी ऐसी संख्याएं जोड़नी हो तो पहले तो घात, एक समान घात वाली संख्याओं में कर लीजिए दोनों को, और तब जो है हम जोड़ सकते हैं आसानी से। यहां पर किया क्या गया है, यहां पर संख्या को 10,000 से भाग दिया गया है, 10,000 से गुणा किया गया है। इसको समझ लीजिए क्या किया गया। 71,461 था, हमने 10,000 से, क्योंकि 4 अंक 4 जीरो वाली संख्या लेनी है, 10,000 से भाग दिया, 10,000 से गुणा किया। भाग हमने दे दिया पहले, तो ये आ गया, ये उत्तर आ गया। और 10,000 ही आया। 10,000 को क्या लिख देंगे हम, 7.141 गुणा 10 की घात, जितने शून्य होंगे 10 की घात 4 शून्य। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। अब इसी तरह से यदि हमें गुणा करना होता या भाग देना होता है ना, ये तो जोड़ हो गया। घटाने में भी वही नियम लगता है। एक घटाने का प्रश्न कर लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न देखिए घटाने का। जैसे हमें घटाना है 2.5 में से घटाना है 1.8256, कितना घटाना है, तो घटाइए और परिणाम सार्थक अंकों के आधार पर लिखिए। 1.8256 घटाया, यहाँ 000 लगा दिया हमने, हालांकि जो है ये हमने लगाया है पहले से, परिणाम में इतना ही लिखा हुआ यहाँ पर माप में। तो ये हो गया, बचा 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचे 4, यहाँ से 2.5 ली, 14 में से 8 गया 6, और 1 में से गया 16। इतना है। घटाने पर परिणाम हमारा आ रहा इतना। अब नियम कहता है, सार्थक अंकों का नियम कहता है कि दो संख्याओं को घटाने पर परिणाम में दशमलव के उतने ही अंक होंगे जितने की मापों में मौजूद कम दशमलव वाली संख्या में अंक हैं। तो यहां पर दशमलव का 1 अंक है, यहां पर दशमलव के 4 अंक हैं, तो परिणाम में दशमलव का 1 अंक रखा जाएगा केवल, बाकी को छोड़ देंगे हम। इनको छोड़ने जा रहे हैं, तो छोड़ने वाली संख्या, पहली संख्या जिनको हम छोड़ रहे हैं, उसका पहला अंक जो है 7 है, जो कि ये 5 से बड़ा है। अतः रखे गए अंकों का अंतिम अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 तो दशमलव के आधार पर परिणाम को लिखेंगे। ठीक है। जोड़ या घटाने में जो नियम लगता है वो दशमलव के आधार पर लगता है, और भाग और गुणा में कम से कम सार्थक अंकों के आधार पर परिणाम लिखा जाता है। गुणा में देखिए, जैसे मान लिया हमें गुणा करना है 1.5 गुणा 1.2532। अब गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 45, 4 15 चौके 15 15 75, 76 77 78 79, यहाँ से लगे 7, और 15 दूनी 30, 7 37 के साथ यहाँ से लगे 3, और 15 15 3 18। गुणा कर दिया, 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आया। अब हम इसको क्या करेंगे, सार्थक अंकों के आधार पर इसका परिणाम लिखेंगे। तो गुणा में जो परिणाम आया उसमें उतने ही सार्थक, दशमलव नहीं यहाँ लगाएंगे, दशमलव वाला नियम नहीं लगता, यहाँ पर उतने ही सार्थक अंक लिए जाएंगे जो कि माप में मौजूद कम सार्थक अंकों वाली संख्या में हैं। कम सार्थक अंक यहाँ पर 2 हैं, जबकि यहाँ पर सार्थक अंक हैं 5। 2 सार्थक अंकों के आधार पर परिणाम लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो 2 सार्थक अंक का मतलब इनको हमें छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ी जाने वाली संख्या का पहला अंक जो है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि कर देंगे, मतलब 1.9 उत्तर हो जाएगा। तो गुणा का परिणाम हमारा इतना हो जाएगा 1.9। इसी तरह से भाग वाला भी प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक भुजा दी गई है और ये भुजा किसी घन की भुजा दी गई है। घन की भुजा दी गई है, घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा, है ना। तो 6 गुणा 2.5 गुणा 2.5 गुणा करिए, 6 गुणा कितना, 6 पंजे 30, 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 छंग 36 है, 37 दशमलव को लग गया, इतना आया गुणा का परिणाम। अब यहां पर देखिए सार्थक अंकों में हमें परिणाम लिखना है, तो नियम देखिए गुणा का। देखिए ये जो है इसकी यथार्थता असीमित है, तो इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है जो मापित राशि है। मापित राशि भुजा को मापा गया है, इसका सार्थक अंक तो 1 है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर हम 1 सार्थक अंक लिखेंगे, नो। हमें क्या करना पड़ेगा, जो मापित राशि है उसके आधार पर सार्थक अंक लेंगे परिणाम में। तो माप में सार्थक अंक हैं 2, तो परिणाम में भी 2 ही सार्थक अंक रहने चाहिए। अब देखिए इसका मतलब हम इसको छोड़ेंगे, 50 को छोड़ देंगे। नियम कहता है कि जो छोड़े जाने वाले अंक जो है, अंकों का पहला अंक 5 है, उसके बाद में 0 है, तो क्या होता है, यदि विषम संख्या है तब तो 1 की वृद्धि होती है, यदि सम संख्या है तो 1 जो है कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यहां तो 5 को हम छोड़ने जा रहे हैं और 5 से पहले विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 38। कोई दशमलव नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, केवल 38 लिखा जाएगा, क्योंकि 38 में कितने सार्थक अंक, 2 हैं। 38 में 2 सार्थक अंक हैं और यहाँ पर जो माप है वो भी 2 सार्थक अंकों वाली है। तो भुजा के आधार पर 2 ही सार्थक अंक यहाँ पर आएंगे, वो आ जाएगा 38 और ये सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। ये सार्थक अंकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन सार्थक अंक फिजिक्स के आधार पर निकाल रहे हैं, भौतिक विज्ञान के आधार पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक भाग वाला प्रश्न लेते हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्या, एक द्रव्यमान दिया हुआ है और आयतन भी दिया गया है। कोई वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान जो है 4 द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया 4.565 और उसी वस्तु का आयतन दिया गया है 1.2 मीटर क्यूब, ये किलोग्राम। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व निकालना है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान 4.565 बटे 1.2। अब इसका दशमलव यहां से हटा दीजिए, एक अंक इधर की तरफ, ऊपर से भी हटा दिए, ये हमारा हो गया 45.65 बटे 12 से इसको भाग दीजिए। तो ऐसे भाग नहीं दे पा रहे तो लिख करके दीजिए, है ना, ऐसे। तो 12 दूनी 36, तो 15 में से 6 गए 9, आगे आ गया दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, 6 उतारेंगे, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 और कुछ नहीं बचा। अब 5 उतार लिया, है ना, 5 उतार लिया ऊपर से,
भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ शून्य लगाएंगे, यहाँ अब 0 बढ़ा लेंगे। 12 चौक 48, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 12 एकन 12, और फिर 8 बचा, 5 6 72। तो इस तरह से बहुत सारा परिणाम आगे चला जाएगा, है ना। तो हमारा घनत्व जो आ रहा है 2.80416 ऐसा कुछ आ रहा है, पूरा भाग तो नहीं जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि सार्थक अंकों के आधार पर भी परिणाम लिखना है। तो सार्थक अंक देखिए, यहाँ पर जो हमारे मापें दी गई हैं उसमें कम सार्थक अंकों वाली संख्या जो है वो आयतन है। तो आयतन में 2 सार्थक अंक हैं, तो भागफल में भी 2 ही सार्थक अंक लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़े जाने वाली संख्या का पहला अंक 0 है, इसलिए रखी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2.8। और घनत्व का मात्रक जो होता है वो लिख देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये परिणाम सार्थक अंकों के आधार पर आ गया भागफल का। अब कुछ हमने प्रश्न सिंपल ले रखे हैं कि जिसमें कि हमें सार्थक अंक काउंट करके लिखने हैं। तो मैं उम्मीद है कि आपने और भी क्वेश्चन कोशिश की होंगे सार्थक अंक पहचानने की। जैसा कि पहला प्रश्न है और 2.64 × 10⁻6 किलोग्राम। तो यहाँ पर सार्थक अंक इससे कोई मतलब नहीं होता, केवल इसको देखिए और सार्थक अंक लिख दीजिए। सार्थक अंक यहाँ पर आ गए कितने, 3 सार्थक अंक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.0036 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सार्थक अंक का जो नियम है, सार्थक अंक पहचानने का जो नियम हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसके आधार पर ये संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य जो हैं वो सार्थक नहीं माने जाते हैं। तो इस माप में जो सार्थक अंक हैं वो केवल कितने हैं बताइए, 1 2 सार्थक अंक यहाँ पर कितने हैं, 2 केवल। ये शून्य सार्थक नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है 0.5300 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, नियम कहता है कि ये जो शून्य है ये तो सार्थक में नहीं गिना जाएगा, लेकिन दशमलव संख्या के अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य भी सार्थक लिए जाते हैं। अतः इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, सार्थक अंक यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4। सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। इसी तरह से एक और प्रश्न दिया गया है 7.0012 किलोमीटर। तो देखिए, ये अशून्य संख्या है और दशमलव वाली भी है। तो दशमलव वाली संख्या में अशून्य संख्याओं के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक लिए जाते हैं, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर सार्थक अंक जो है, सार्थक अंक कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं तो हो गए 5। और एक अंतिम प्रश्न है टी, और वहाँ पे लिखा 312.00 मीटर। और दशमलव संख्या है और दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद वाले 0 सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक जो है, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सार्थक अंकों को पहचानेंगे। आप लोग और भी क्वेश्चन करिए, अपने बुक से देखिए कि आप क्या सार्थक अंक पहचानना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। इस तरह से जो तीसरा नियम है उसमें थोड़ा डाउटफुल रहता है कि जैसे लिखा हुआ है ये संख्या है, यदि माप द्वारा प्राप्त हो रही है तब तो ये शून्य भी सार्थक अंक लिखे जाएंगे। अदरवाइज ऐसी ही संख्या लिखी गई है तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2। और यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए, से मीटर लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये माप से प्राप्त हो रही है। तो माप से प्राप्त संख्या में ये शून्य आ रहे हैं, तो ये भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। यहाँ पर 2 ही सार्थक अंक हैं, जबकि यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि ये संख्या माप से प्राप्त हो रही है
और ये ऐसे ही लिखी हुई है, इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है, तो हम दशमलव विहीन संख्या है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो दशमलव विहीन संख्या में अंत में आने वाले शून्य, अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं लिए जाते हैं। लेकिन इसमें यह नियम है कि यदि वो संख्या, ऐसी संख्या माप द्वारा प्राप्त होती है तो फिर ये जो है शून्य भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। अर्थात यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4, जबकि यहां पर 2 होंगे। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और उसी तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए यदि आपको फिजिक्स में कुछ अच्छा करना है। यदि औरों की तरह कुछ नहीं करना है तो फिर कुछ मत करिए, रील बनाते रहिए, है ना। तो उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।